Hello everyone, welcome to Talkner. Today in this session we will talk about top 5 current topics. फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा खो खो वर्ल्ड कप 2025, सेकेंड टॉपिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 एंड थर्ड टॉपिक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव जीईपी की रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग एंड 20th फाउंडेशन डे ऑफ एनडीआरएफ एंड फिफ्थ रहेगा मन की बात। एंड फिर लास्ट में हमारा कॉन्सेंट्रेशन चेक क्वेश्चन रहेगा जहाँ पर आप अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल चेक कर सकते हैं वीडियो देखने के दौरान कितना रहा, वहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है विच टीम डिड इंडिया डिफीट इन द विमेंस एंड मेंस फाइनल ऑफ द खो खो वर्ल्ड कप 2025। खो खो विश्व कप 2025 के महिला और पुरुष फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया? फर्स्ट ऑप्शन नेपाल, सेकेंड ऑप्शन बांग्लादेश, थर्ड ऑप्शन श्रीलंका, फोर्थ ऑप्शन साउथ अफ्रीका। राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 के बारे में कितना चीज़ आपको जानना है, तो इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट पीटी उषा एंड खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट सुधांशु मित्तल ने इनॉग्रेट किया खो खो वर्ल्ड कप 2025। और कहाँ पर हुआ? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में हुआ। एंड पार्टिसिपेशन कितनी कंट्री का रहा? 20 कंट्री का रहा। 20 कंट्रीज़ की टीम ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। एंड इंडिया के मेंस टीम के कैप्टन प्रतीक वाइकर एंड विमेंस टीम की जो कैप्टन प्रियंका इंगले। एंड मेंस टीम ग्रुप ए में इंडिया, नेपाल, भूटान, पेरू एंड ब्राज़ील रहा। एंड विमेंस टीम ग्रुप ए में इंडिया, मलेशिया, ईरान और कोरिया रहा। तो इसमें मेन क्या याद रखना, अगर स्टेटमेंट बेस भी क्वेश्चन बनाएंगे तो इतने से आ जाएगा। कब से कब तक हुआ? 13 to 19 जनवरी। और कहाँ पर हुआ? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में हुआ। विनर्स कौन रहे? विमेंस टीम में इंडिया रहा। किसको डिफीट किया? नेपाल को। और तो भारत ने नेपाल को 78-40 से हराया। मेंस टीम का भी जो विनर है वो इंडिया ही है। और डिफीट किसको किया? नेपाल को 54-36 से। तो भारत ने नेपाल को 54-36 से हराया। राइट। तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 में कब से कब तक हुआ? 13 से 19 जनवरी। कहाँ पर हुआ? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। जीता कौन? विमेंस और मेंस टीम दोनों में इंडिया ही जीता। और डिफीट किसको किया? नेपाल को। राइट। Next question is consider the following statement. First statement है recently the 5-day World Economic Forum 2025 was held in Davos, Switzerland. तो हाल ही में 5 दिवसीय विश्व आर्थिक मंच 2025 का आयोजन दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। सेकेंड स्टेटमेंट है यूनियन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व आर्थिक मंच 2025 में भाग लिया। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन above is are correct? First statement 1 only, second statement 2 only, third statement both 1 and 2 and fourth statement neither 1 nor 2. राइट आंसर हो जाएगा both 1 and 2, क्योंकि 5-day वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस स्विट्जरलैंड में ही हो रहा है। और इंडिया के साइड से पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं? अश्विनी वैष्णव जी ही कर रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ पर हो रहा है? दावोस स्विट्जरलैंड में। डेट क्या है? 20 से 24 जनवरी। क्योंकि जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें डेट भी पूछा जाता है और कहाँ पर हुआ ये भी पूछा जाता है और किसके द्वारा आयोजित किया गया, कौन रिप्रेजेंटेटिव रहा, ये भी पूछा जाता है। तो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किसके द्वारा किया गया? यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। और डिस्कशन किस पर हुआ? इंक्लूसिव ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट इन सोशल, फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेमोक्रेटाइजिंग टेक्नोलॉजी। तो 5 दिन के विश्व आर्थिक मंच के दौरान समावेशी विकास, सामाजिक, भौतिक और डिजिटल बुनियादी सुविधाओं में निवेश और प्रौद्योगिकी को लोकतांत्रिक बनाने के मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 24 जनवरी 1971 को हुआ। और इसके फाउंडर कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के क्लॉस शॉब हैं। एंड हेडक्वार्टर क्या है? कॉलोनी, स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। और ये इंटरनेशनल एनजीओ है। और इसका मेन पर्पज क्या है? इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल एजेंडास एंड डिसीजन मेकिंग, लॉबिंग फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन। राइट। Next question, consider the following statement. First statement, according to the World Bank Global Economic Prospect GEP report, India's growth rate is 6.7%। विश्व बैंक की जनवरी 2025 जीईपी रिपोर्ट के अनुसार
भारत के विकास दर 6.7% है। सेकेंड स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द IMF द ग्रोथ रेट फॉर इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर्स 2025 एंड 2026 इज 6.5%। IMF के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 के लिए भारत की विकास दर 6.5% होगी। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन above is are correct? फर्स्ट स्टेटमेंट 1 only, सेकेंड ऑप्शन 2 only, third option 2 and 1 and 2, both 1 and 2 means, and fourth option neither 1 nor 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 6.7% ही है, एंड IMF के अकॉर्डिंग 6.5%। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। As per the January 2025 edition of the World Bank's Global Economic Prospects Report, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। इसके अकॉर्डिंग 6.7% ग्रोथ रेट रहेगी इंडिया की, जिसने सरपास कर दिया ग्लोबल ग्रोथ रेट 2.7%। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है वो 2.7% है और इंडिया की 6.7% प्रोजेक्ट की गई है। रीजन क्या है इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट करने का इंडिया का? ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर, जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें ग्रोथ करेगा। रीवाइटलाइज मैन्युफैक्चरिंग बेस, जहां आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम आप देखते ही हैं। एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक मॉडर्नाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंप्लीफाइंग करना टैक्सेस को। एंड रिपोर्ट ऑल्सो फोरकास्ट दैट चाइना इकोनॉमिक ग्रोथ विल डिसलरेट टू 4% नेक्स्ट ईयर। एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग IMF फोरकास्ट करता है इंडिया का ग्रोथ 6.5% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 2026 और ग्लोबल ग्रोथ रेट इसके अकॉर्डिंग 3.3% है। ध्यान में रखना है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 2.7% ग्लोबल ग्रोथ रेट और इंडिया की 6.7%। और मॉनेटरी फंड की बात करें तो वहाँ पे 3.3% हो जाएगा ग्लोबल रेट और इंडिया का 6.5%। और ये भी ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड निकालता है और वर्ल्ड बैंक जो है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी करता है, राइट। तो यहाँ पर जो स्काई ब्लू कलर में दिख रहा है 2025 का ग्रोथ रेट है और जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है 2026 का ग्रोथ रेट है। इंडिया का ग्रोथ रेट 2025 और 2026 दोनों में ही 6.7 प्रोजेक्ट किया गया है और चाइना का 2025 में 4.5 एंड वहीं पर 2026 में 4% ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया गया है। ब्राज़ील का 2025 में 2.2% और 2026 में 2.3%, राइट। वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्शन क्या है बताया गया है? इंडिया की इकोनॉमिक टू ग्रो बाय 6.7% इन द नेक्स्ट फिजिकल ईयर एंड करंट फिजिकल ईयर क्या है? 6.5%। तो जो वित्त वर्ष वर्तमान मीन्स वर्तमान वित्त वर्ष से 6.5% की दर से बढ़ रहा, पिछले वर्ष कितना था? ये 8.2% था। एंड सर्विस सेक्टर जो है एक्सपेक्ट टू ग्रो स्टेडली, स्थिर विकास की उम्मीद है। एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव विद गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ। गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, क्योंकि हम डायरेक्ट एग्रीकल्चर फील्ड से सर्विस सेक्टर में जंप कर दिए, मैन्युफैक्चरिंग पर हमने ध्यान नहीं दिया, तो अब मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत फोकस किया जा रहा है। एंड ग्लोबल GDP ग्रोथ रेट कितना रहेगा? 2.7%। कब से है? स्टक है 2023 से और यही रहने वाला है 2026 तक। और इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी है, दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है इंडिया। एंड चाइना का प्रोजेक्ट किया गया 4.5% इस ईयर और नेक्स्ट ईयर कितना? 4%। और US का एस्टिमेट किया गया है लास्ट ईयर 2.8% एंड स्लोइंग टू 2.3% एंड दिस ईयर कितना? दिस ईयर 2.3% एंड 2% नेक्स्ट ईयर होगा। कहने का मतलब पिछले वर्ष 2.8% की वृद्धि थी और इस वर्ष 2.3% और अगले वर्ष कितना होना है? 2%। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडियाज ग्रोथ रेट कितनी प्रोजेक्ट की गई है? 6.5% नेक्स्ट टू फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26 एंड 2026 टू 27। ये दो फाइनेंशियल ईयर के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है 6.5%। ध्यान में रखना है 6.7%
वर्ल्ड बैंक का है। 6.5% इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है। और ग्लोबल ग्रोथ रेट की बात करेंगे, वहाँ पर 2.7% था और यहाँ पर 3.3% है। 2.7% किसके अकॉर्डिंग है? वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, और 3.3% इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग, राइट। और दोनों ने कौन कौन से रिपोर्ट इशू करता है ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अटेंडेड द 21st फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ एनडीआरएफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीआरएफ के 21वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। सेकंड स्टेटमेंट है, द सदर्न कैंपस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM वाज इनॉग्रेटेड इन कोंडापल्लूरू, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। तो कृष्णा जिले के कोंडापल्लूरू में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM के दक्षिणी परिसर का उद्घाटन किया गया। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, फर्स्ट ऑप्शन 1 ओनली, सेकंड ऑप्शन 2 ओनली, थर्ड ऑप्शन बोथ 1 and 2 एंड फोर्थ ऑप्शन नाइदर 1 नॉट 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस बार NDRF का 21st फाउंडेशन डे नहीं मनाया गया, 20th फाउंडेशन डे मनाया गया। और यहाँ पर NIDM का इनाग्रेशन किया गया। तो हमारा फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 20th है, 21st नहीं है फाउंडेशन डे NDRF का। और सेकंड राइट हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 ओनली, क्योंकि करेक्ट पूछा गया है। तो इवेंट का किसने अटेंड किया? यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने। 20th फाउंडेशन डे था NDRF का। कहाँ पर किया गया? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में किया गया। और यहाँ पर इनाग्रेशन किसका किया गया? सदर्न कैंपस ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। कहाँ पर? कोंडापल्लूरू इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के कोंडापल्लूरू में किसका इनाग्रेशन किया गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का। एंड वर्चुअल इनाग्रेशन किया गया 10th बटालियन कैंपस का NDRF का, 10th बटालियन कैंपस NDRF का। कहाँ पर? विजयवाड़ा में। और इनाग्रेशन किया गया रीजनल रिस्पांस सेंटर का NDRF के। कहाँ पर? सुपौल, बिहार में। और इनाग्रेशन किया गया रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बिल्डिंग का। जो रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बिल्डिंग है, कहाँ पर? तिरुपति में इसका इनाग्रेशन किया गया। एंड लेइंग ऑफ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द रीजनल रिस्पांस सेंटर ऑफ NDRF इन गोरखपुर। और गोरखपुर में NDRF के क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र की आधारशिला रखी गई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टार्टअप डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेज फॉर सक्सेसफुली लॉन्चिंग द कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट फायरफ्लाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्टार्टअप्स की प्रशंसा की जिसने देश के पहले निजी उपग्रह पुंज फायरफ्लाई का सफल प्रक्षेपण किया? फर्स्ट ऑप्शन स्पेसएक्स, सेकेंड ऑप्शन इसरो, थर्ड ऑप्शन पिक्सल एंड फोर्थ ऑप्शन नासा। राइट आंसर हो जाएगा पिक्सल। तो मन की बात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने प्रेज किया बेंगलुरु का स्टार्टअप है पिक्सल, उसके सक्सेसफुल लॉन्चिंग पे। ये क्योंकि ये कंट्री का फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट है और इसका नाम क्या है? फायरफ्लाई। तो मन के बात का प्रोग्राम इस बार 118th एपिसोड था और 2025 का पहला। और इसके क्या की पॉइंट्स रहे और क्या एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है वो उस पर हम चर्चा करेंगे। एप्रिशिएशन ऑफ इंडियाज़ अचीवमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी। सबसे पहले स्पेस टेक्नोलॉजी के अचीवमेंट को अप्रिशिएट किया गया मन की बात में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। एंड बेंगलुरु का स्टार्टअप पिक्सल के बारे में कहा गया, उसकी प्रशंसा की गई। देश का पहला निजी उपग्रह है, उसका नाम क्या रखा गया? फायरफ्लाई। एंड प्राइम मिनिस्टर अप्रिशिएट किया जो सैटेलाइट डॉकिंग हुई, जो कि देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके फ्यूचर मिशंस के लिए, विच इज क्रूशियल फॉर सप्लाइंग मटेरियल टू स्पेस स्टेशन एंड सेंडिंग एस्ट्रोनॉट टू स्पेस। प्रधानमंत्री ने उपग्रहों की डॉकिंग में मिली सफलता की सराहना की, जो अंतरिक्ष केंद्रों को सामग्री की आपूर्ति और अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के लिए महत्वपूर्ण है। और भारत ऐसा चौथा देश है जिसने यह सफलता हासिल की। इससे पहले US, रशिया और चाइना के पास डॉकिंग सैटेलाइट को डॉकिंग करने की टेक्नोलॉजी है। एंड सक्सेस इन ग्रोइंग लोबिया प्लांट इन स्पेस। और अंतरिक्ष में लोबिया के पौधे उगाने में वैज्ञानिकों को मिली सफलता की भी सराहना की और उन्होंने कहा इससे अब स्पेस में जो वेजिटेबल्स है उसको उगाना संभव हो सकेगा।
And Prime Minister praised IIT Madras STEM Center for working on new technology for construction in space. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने IIT मद्रास के एक्सटेम केंद्र की प्रशंसा की जो अंतरिक्ष में निर्माण के लिए नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और इस सेंटर में अंतरिक्ष के लिए 3D प्रिंटेड भवन, धातु निर्मित फोम और ऑप्टिकल फाइबर्स टेक्नोलॉजी पर रिसर्च हो रहा है, जिससे देश के गगनयान मिशन और भावी अंतरिक्ष केंद्र को मजबूती मिलेगी और मैन्युफैक्चरिंग में आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए नए रास्ते भी खुलेंगे। एंड नेशनल वोटर्स डे की इम्पोर्टेंस की भी बात कही गई। नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, और 25 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय मतदाता दिवस के महत्व की चर्चा की गई। और देश में निर्वाचन आयोग की स्थापना इसी दिन हुई। किस दिन? 25 जनवरी को हुई निर्वाचन आयोग की स्थापना। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र से ही देश सशक्त और समृद्ध हुआ है। श्री मोदी ने देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता और मतदान प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के तकनीक के उपयोग की भी प्रशंसा की। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले को भी अप्रिशिएट किया गया और उन्होंने कहा कि ये कुंभ जो है विविधता में एकता का उत्सव है और एकता का महाकुंभ है कुंभ। और जिस प्रकार प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में, हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है, कहाँ कुंभ का आयोजन होता है? प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में। उसी प्रकार गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी नदियों के तट पर पुष्करम का आयोजन होता है। पुष्करम का आयोजन किन नदियों के तट पर होता है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी नदियों के तट पर होता है। और कुंभ, पुष्करम और गंगा सागर मेला सामाजिक मेलजोल, सद्भाव और एकता को बढ़ाने वाले पर्व हैं। महाकुंभ 12 साल पे लगता है, अर्धकुंभ 6 साल पे और कुंभ मेला 3 साल पे लगता है। 3, 6 और 12, राइट। और एम्फेसाइज किया गया ह्यूमन कनेक्शन विद अदर क्रिएचर्स। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अन्य प्राणियों के साथ मनुष्य के जुड़ाव के संबंध में कहा कि भारतीय संस्कृति और विरासत आसपास के पशु पक्षियों के साथ प्यार से रहना सिखाती है। उन्होंने असम के नौगांव का उदाहरण दिया, जहां ग्रामीणों ने हाथियों के भोजन के लिए 800 बीघा प्रति भूमि पर नेपियर घास उगाई। कहाँ पर? असम के नौगांव में। और मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तामोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य और मध्य प्रदेश में रातापानी बाघ अभ्यारण्य की स्थापना पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। एंड इंडिया के स्टार्टअप प्रोग्राम की भी प्रशंसा की गई। स्टार्टअप्स इंडिया प्रोग्राम जो है, कार्यक्रम है, 9 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि यह जो कार्यक्रम है केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। आधे से अधिक स्टार्टअप्स दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में संचालित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंबाला, हिसार, कांगड़ा, चेंगलपत्तू, बिलासपुर, ग्वालियर, वाशिम में कई स्टार्टअप्स काम चल रहे हैं। और पिछले वर्ष नागालैंड में स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन में 200% से अधिक की वृद्धि हुई है। एंड श्री मोदी जी ने कहा कि अपशिष्ट प्रबंधन, गैर नवीकरणीय ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी और लॉजिस्टिक्स के फील्ड में भी बड़ी संख्या में स्टार्टअप सामने आए हैं। एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भी रिमेम्बर किया गया कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी पे पराक्रम दिवस मनाया जाता है। उनकी बर्थ एनिवर्सरी कब है? 23 जनवरी। तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। एंड प्रेज किया गया अरुणाचल प्रदेश के दीपक नवाम को एंड लक्षद्वीप के हिडुम्बी एंड केजी मोहम्मद को। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश के दीपक नवाम की चर्चा की, जिन्होंने सेवा की अनूठी मिसाल पेश की है। श्री दीपक एक ऐसा लिविंग रूम चलाते जहां शारीरिक और मानसिक दिव्यांगों के अलावा बुजुर्गों और नशे के लत के शिकार लोगों की देखभाल की जाती है। और श्री मोदी जी ने कहा कि लक्षद्वीप के करत्ती में कार्यरत नर्स के हिडुम्बी का काम भी बहुत प्रेरित करने वाला है। उन्होंने लक्षद्वीप के ही केजी मोहम्मद की प्रशंसा की, जिनके कठिन परिश्रम की बदौलत मिनी कॉय द्वीप के आसपास वातावरण बेहतर हो रहा है। और प्रेज किया गया जीआई टैग फॉर कोकोनट ऑयल इन निकोबार। तो श्री मोदी जी ने निकोबार जिले में नारियल तेल के लिए जीआई टैग मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की और उन्होंने कहा कि इस तेल के प्रोडक्शन से जुड़ी जो महिलाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूह बनाए जा रहे हैं और उन्हें इस तेल की मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। और श्री मोदी ने कहा कि यह जनजातीय समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है।
तो इसमें आपको बस क्या क्या ध्यान देना है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और जीआई टैग मिला कोकोनट ऑयल का, कहाँ का, निकोबार का मिला। और गुरु घासीदास तामोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। रातापानी बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और पुष्करम मेला किन नदियों के तट पर होता है, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी नदियों के तट पर होता है। और नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 25 जनवरी को किया जाता है। और जो फर्स्ट बेंगलुरु का स्टार्टअप पिक्सल है, ये देश का पहला निजी उपग्रह है, इसको भी ध्यान में रखना है। और सैटेलाइट डॉकिंग तो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो ये रहा आप सीसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ सुना होगा तो इसका आंसर आप कर लेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसीडर करना है, फिर उसके बाद उसका करेक्ट आंसर देना है। क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 2 एंड 1 2 एंड 3। क्या राइट आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक इंडियाज इकोनॉमी विल ग्रो बाय 6.7% इन द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। विश्व बैंक के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% की दर से बढ़ेगी। सेकेंड ऑप्शन है, इंडियाज एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट फॉर द करेंट फाइनेंशियल फिस्कल ईयर इज 6.5%। वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत की वृद्धि दर 6.5% अनुमानित की गई है। थर्ड स्टेटमेंट है, सिंस 2023 द ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रेट हैज़ बीन 3.7% विच इज प्रोजेक्टेड टू रिमेन सो अंटिल 2026। वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2023 से 3.7 पर स्थिर है और 2026 तक यही रहने की संभावना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में करना है। यहाँ पर अपना कॉन्सेंट्रेशन भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका आंसर सही हुआ तो आपने वीडियो को कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखा है, और अगर नहीं सही हुआ तो आपको और कॉन्सेंट्रेशन के साथ वीडियो देखने की ज़रूरत है। That's all for today, and I hope this video helpful for your exams, and all the best for your preparation journey. If you like this session, please do like, share video with your friends, and don't forget to subscribe and hit the bell icon to stay updated with our latest videos.